हर शहर के अंदर कुछ कहानियाँ छुपी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट शाफिया अख्तर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बैठे हैं एक वेरी वेल नोन शख्सियत, जिसके काम हम शायद हर जगह देखते हों, लेकिन हमारी आँख हमें धोखा दे दे। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के नाम है जो कराची को कराची बनाते हैं, उन आवाज़ों के नाम हैं जो इस शहर की रूह को जगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस की, उनके पर्सपेक्टिव की और उनकी जर्नी की। मिस्टर एस.एम. शाहिद is an author, a photographer, founder of Oscar Advertising, a musicologist, and a music advisor at Napa, and he has done so many more things. And we couldn't note it all down in a single conversation because you cannot capture 90 plus years of life. But the thing is, there is Karachi in every single essence of his journey. So let's dive into this conversation and see what he has to say. ये है कराची की कहानी, कराची की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैं हूँ आपकी होस्ट शाफिया अख्तर और आप सुन रहे हैं कराची की कहानी, कराची की ज़ुबानी। और आज हमारे साथ कौन है? एस.एम. शाहिद। एस.एम. शाहिद। तो आपका फुल नेम क्या होगा? हैं? आपका फुल नेम ये है? सैयद मोहम्मद शाहिद। तो मैं सैयद नहीं लिखता हूँ क्योंकि कोई यकीन नहीं करता है ना कि सैयद है। कोई यकीन नहीं करता। खैर, हाँ। तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या इंट्रोडक्शन करूँ? इतनी तवील जिंदगी गुजारी जी। है मैंने कि वो यानी कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं मुख्तसर अर्ज कर सकता हूँ जी। कि कोयटा में जब ज़लज़ला आया था ना जी। 1934 या 34 में, जी। तो उसके नतीजे में नहीं बल्कि उसी दौर में मैं पैदा हुआ था 10 सितंबर को। 10 सितंबर को। हाँ, बिहार में एक जगह थी आरा, जी। वो हमारा ननियाल था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था जी। और वहीं रहा। और हमारे वालिद जवानी में ही इंतकाल हो गया था उनका। आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। You were 10 years old. मैं 10 साल का था तो उनका इंतकाल हो गया। तो वो ज़माना था जब जंग अजीम चल रही थी, जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ था। तो वो, लेकिन हमको होश था, ज़ाहिर है 10 साल के बच्चे को वो तो होता है ना। और जब वो ख़त्म हुई जंग 1945 में, तो उसके बाद जिस 1946 में राइट शुरू हो गए वहाँ पे, जी। हिंदू मुस्लिम फसादात, तो वो भी हमने देखा बचपन में। और फिर 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो फिर हिजरत, जी। तो ईस्ट पाकिस्तान वॉज क्लोजर टू बिहार, तो वी हैड टू escape to ईस्ट पाकिस्तान। Right. तो हम चिटगांव में गए, वहाँ स्कूल में पढ़ा हमने। फिर 1951 में हम कराची आ गए। तो 51 में मैं कराची में रह रहा हूँ। और उस ज़माने का कराची बड़ा ज़बरदस्त शहर था। इसकी सड़कें धुलती थी जी, कराची की पहली याद और कौन सी? जनाब ट्राम चलती थी, और पुरानी बिल्डिंग्स और उसके जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और बंगले, और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड था कराची में। देयर वाज नो वर्टिकल बिल्डिंग, एक भी नहीं थी। वर्टिकल यही थे, चर्च वगैरह होते थे, जैसे सेंट पैट्रिक चर्च है, सेंट, ये जो है यहाँ पे है, इसके ऊपर मेट्रोपोलिटन के पास जो चर्च है, कौन सा है, क्या नाम है इसका चर्च का? एनीवे व्हाटएवर। तो चर्चिस के जो वो थे ना, वो हाईएस्ट हुआ था बिल्डिंग क्रॉस की। होता हुआ करता था। तो बड़ा मजा आता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी और ट्राम चलती थी, और बहुत सुकून था यहाँ पे। बहुत सारे सिनेमा हाउसेस थे और बिलियर्ड रूम्स थे सदर में, और वाइन शॉप थी, बार्स थे। और जो लोग रहते थे यहाँ पे उस जमाने में, वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू, क्या कहते हैं,
ज्यूज रहते थे, क्रिश्चियंस थे, गोअन्स थे, ये सारे लोग थे। और फिर वो महाजिर आ गए, तो मेरे ख्याल में 10 लाख वगैरह की आबादी थी उस ज़माने में। आपकी तो उम्र कराची क्या थी जब आप कराची शिफ्ट है हुए थे? आपकी उम्र क्या थी जब आप कराची शिफ्ट? मैं कराची 34 से लेकर 17 साल का था, 17 साल का था मैं जब यहाँ आया हूँ। और हमारी तालीम वालीम भी ज़रा गड़बड़ हो गई थी, तो कैसे वो ज़ाहिर है कि 18 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। पीले स्कूल से। कौन से स्कूल से? पीला पीला स्कूल होता था यहाँ पे जी। जैकब लाइन में, जी। बॉयज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल उसका नाम था। जैकब लाइन में भी था और इलाकों में भी थे स्कूल से। तो वहाँ से हमने मैट्रिक पास किया। अच्छा, हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि हम सारे लुट-लुटा के आए थे ना बिल्कुल। हाँ। तो और हम यतीम भी हो गए थे, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हमारी वालिदा थी, हमारे एक भाई था और 5 बहनें थी, ठीक है? तो हमारे चचा जो थे, ही वाज़ अ ग्रेट मैन, इज़हार हुसैन उनका नाम था। और उन्होंने हमें अपने विंग के अंदर लिया। इन कराची? हाँ, और उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने बड़ी हमें देखभाल की। लेकिन बहरहाल वो भी कोई बहुत पैसे वाले आदमी तो थे नहीं। हम कोई लैंड ओनर्स नहीं थे, बिज़नेसमैन नहीं थे हम लोग। नौकरी करते थे वो रेलवे में। तो उसकी वजह से मेरी तालीम जो थी ना वो यानी नहीं हो सकी, रेलवे में आपकी कंटिन्यू। नौकरी थी? हाँ, तो फिर मैं क्या कहते हैं इस्लामिया कॉलेज में हमने जाके 2 दफ़ा एडमिशन लिया। फीस के पैसे नहीं थे, तो नाम कट गया। तो मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी मुझे वहाँ के जो लोग थे, जो स्टूडेंट थे, वो इतने मुझे ऐसे लगते थे कि बहुत जाहिल हैं। क्योंकि हम समरसेट मॉम की और उसकी क्या कहते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की और चार्ल्स डिकेंस की, इन लोगों की किताबें पढ़ते थे। तो किताबों का बहुत शौक था मुझे बचपन से। तो और हमारे एक दोस्त थे इरफान हलीम, वो अलीगढ़ से आए थे। ही वाज आल्सो वेरी मच ए बुकवर्म। तो वो हमें और भी ज़्यादा वो करते थे कि यार फलां किताब खरीदते हैं। किताबें बड़ी सस्ती मिलती थी, सदर में हम जाते थे। तो 8 साल नौकरी करने के बाद हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली अपनी, ऑस्कर एडवर्टाइजिंग के नाम से। ऑस्कर एडवर्टाइजिंग। और उसका नाम इसलिए रखा था कि वो रिकॉर्ड उसका अच्छा होगा कि ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर अवार्ड। तो वहाँ पे भी आपका किताबों का शौक जारी था? हाँ, हाँ। अब वो जब हमने एजेंसी खोली हमारे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, मदर नाम है उनका, तो उनको कुछ तजुर्बा था, उन्होंने नौकरी की हुई थी ओरिएंट एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो उनके साथ हमने मिल करके एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली। उसका सारा किस्सा मैंने अपनी मेमोयर के अंदर लिखा हुआ है। और वो भी 1963 की बात है, जब हम एडवर्टाइजिंग में आए। आई स्टेड इन एडवर्टाइजिंग फॉर 37 ईयर्स में एडवर्टाइजिंग वेटरन हूँ। 63 में हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की। और जब हमारी दोनों बेटियों की शादी हो गई, तो फिर मैंने अपनी एजेंसी बंद कर दी। बंद नहीं की, बल्कि हवाले कर दी। मैंने कहा अब मैं लिखूंगा, किताबें लिखूंगा। आई हैव प्रोड्यूस nearly 60 books after retirement from advertising. यानी मेरी पहली किताब छपी थी 1980 में, 1980। जो हमारे बच्चे छोटे थे जब, यानी आयशा, साजिया, हमारी बेटियां। तो वो सवालात करती थी, जब बच्चे सवाल करते हैं ना, अल्लाह मियाँ कहाँ है, शैतान कहाँ रहता है, फला ऐसा क्यों है, तो वो मैं लिख दिया करता था। अब्बा बताइए उसका नाम है। और वो किताब बड़ी हिट हो गई। किताब बड़ी हिट हो गई? हाँ, उसमें हिट हो क्या गई लिखा था? 1980। बस वो आपको बच्चों के दूंगा सवाल? मैं, उसमें सवाल जवाब होता था। अब मिसाल के तौर पे जैसे सादिया ने सवाल किया मुझसे कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा पता नहीं, अल्लाह मियाँ जहाँ भेज देंगे चले जाएंगे। तो कहने कहाँ जाते हैं? मैंने कहा या तो जन्नत में जाते हैं या दोज़ख में जाते हैं। तो कहने आपको कहाँ भेज देंगे? तो मैंने कहा पता नहीं, जहाँ भेज देंगे वहाँ मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो वो किताब छपी थी 1980 में, और वो बहुत हिट हो। हाँ, तो उसने कहा कि अल्लाह मैंने अगर आपको दोज़ख में भेज दिया गया तो क्या होगा? तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ चॉइस नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा दोज़ख में। तो कहने हम कहाँ जाएंगे?
उसका सवाल आप देखें, बिल्कुल सही था। हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा तुम जन्नत में जाओगी? नहीं नहीं नहीं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ दोस्तों हो जाएंगे। तो ऐसी जन्नत का क्या, दोजख, ऐसी जन्नत का क्या फायदा जिसमें आप और अम्मी ना होंगे, तो हम भी आपके साथ दोजख में जाएंगे। तो इस तरह के बड़े गहरे सवालात थे, बच्चों से आते हैं। बहुत। हाँ, मतलब probably that is my best book, समझा। हालांकि मैंने बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताब मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर बहुत इसके लेयर्स है ना, इसी में वो बहुत बहुत सारे हैं। तो एनीवे आपको मैं उसकी कॉपी दूंगा, आप पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, और मैं एडवर्टाइजिंग से 1994 में 94 में मैं हवाले कर दिया। मैंने अपनी छोटी बेटी और दामाद, मैंने कहा भाई तुम लोग चलाओ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मैं तो अब फारिग, मैं अब लिखने पढ़ने का काम करूंगा और म्यूजिक पर तवज्जो। वैनिशिंग कराची एसएम शाहिद। आपने क्यों, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी लिखने की? मोटिवेशन जी। मोटिवेशन ये थी भाई कि ये कराची की इमारतों को बचाओ। थोड़े चले जा रहे थे, दिखाता हूँ आपको। फॉरवर्ड जोरा यूसुफ, नाम सुना है जोरा यूसुफ का आपने? नहीं, वो ये क्या? बहुत जबरदस्त चीज है ये। जर्नलिस्ट थी, एडिटर, वैनिशिंग कराची, डिसअपियरिंग आर्किटेक्चरल हेरिटेज। आपकी इसमें पसंदीदा बिल्डिंग कौन सी थी? बहुत सारी, ये देखो, तोड़ने, कारनेज ऑल ओवर, ये सारी तस्वीरें मैंने दी है ना, तो मैंने इसको वो किया है ना, इसकी हिस्ट्री लिखी है ना। अच्छा, ये हो गया, ये देखे ना क्या हशर किया हुआ था कराची का उन्होंने। वैनिशिंग नेम्स, बंदर रोड को एमेजिना रोड, ड्रिग रोड को शारा फैसल, मैगलोड रोड को चुंदरीगर रोड, फेयर रोड को शारा लियाकत, कचहरी रोड को, ये ओरिजिनल नाम था ना। ये नाम आप तो नहीं चेंज करते हैं, मतलब हर शख्स को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया उन्होंने। पर लेकिन ये भी तो कॉलोनियल नाम है ना। ना तो कॉलोनियल नाम क्यों ना हो, है कॉलोनियल नाम क्यों ना हो, है हम हमारे पास जो कुछ भी है ना, कराची वो में बाहर के लोगों ने आके बनाया है ना। आपका जो शालीमार गार्डन है, शालीमार गार्डन तो शाहजहां ने नाम रखा था उसका, ठीक है जी। ताजमहल का नाम शाहजहां ने रखा था, और ताजमहल को वो कहते हैं कोई हिंदुआना नाम रख दो। हाँ, ये नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए वो करो, ये चीज गलत है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलां है। मैं बता रहा हूँ तुमको कि आई हैव फाउंड द बेस्ट पीपल इन अदर रिलीजन, समझा। उसने कहा था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने कि इस्लाम इज ए वंडरफुल रिलीजन, बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, इट्स फॉलोअर्स आर द वर्स्ट पीपल। ये है इस कहानी आपकी, तो आप सीखे ना कुछ उनसे। तो अब ग्रांट रोड है, अब ये हिस्ट्री है ना, आप हिस्ट्री को इस तरह से तो नहीं, इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे कौन से आप बड़े अच्छे मुसलमान बन गए या अच्छे पाकिस्तानी बन गए? ये है फ्री मैसन हॉल। फ्री मैसन एक तहरीक थी, बिल्कुल, चाहे वो यहूदियों की हो या किसी की भी हो, थी ना। तो फ्री मैसन हॉल था, यही इसकी हिस्ट्री है, यही फैक्ट है। अब आप उसको रख दें या कोई अच्छा सा अरबी नाम रख लें, इसको सेंट पैट्रिक को आप चेंज करके कुछ करने, मौलाना मौदूदी चर्च, ठीक है जी। अच्छा, ये है ना ट्रिनिटी चर्च, इसका नाम आपने मौलाना मोहम्मद अली चर्च। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुना। आपके हिसाब से कराची का गोल्डन एरा कौन सा था? गोल्डन एरा तो था, अंग्रेजों ने बनाया है, पारसियों ने बनाया है, हिंदुओं ने बनाया है कराची, ये सब उसी जमाने में बना है, ठीक है। पारसियों ने बनाया है, और जनाब हिंदू। कराची में आपने झगड़े देखे? कराची में झगड़े मैंने यही देखे, पठान जो है वो महाजर से लड़ रहा है, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी जो है वो उससे लड़ रहा है, यही झगड़े देखे हैं ना। एमके वाले जो है वो पठानों से लड़ रहे हैं, समझो। तो ये क्या, तो ये जी
व्हाट इज द लॉजिक है काहे के लिए जमीनों पे कब्जा करने के लिए रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए अपनी चौधरार कायम करने के लिए तो हम इन चीजों में लग गए चलिए हिस्ट्री जो है ना हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव चीजें मैं मुझसे आप बात कर रहे हैं ना तो मैं एक खास फिल्म की बात कर रहा हूँ ना आपसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ मैं एक यानी प्रेजुडिस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुसलमान के हैसियत से बात नहीं कर मैं इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे ठीक है आप किसी मुल्ला के पास बैठेंगे वो आपको सिर्फ दोज़ख और जन्नत की बात बताएगा और आपको डराएगा कि ये करोगे तो गुनाह है ये करोगे तो गुनाह है ये करोगे तो गुनाह है वो ये बात करेगा आप किसी सेठ के पास बैठते हैं तो वो सिर्फ पैसे की बात करेगा कि रोकड़ा कैसे कमाते हैं कैसे पैसे कैसे कमाते हैं आपकी शेयर में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ बैठेंगे ना वो कहेगा इसमें भी लगाओ पैसे शेयर खरीद लो यही होता है तो आप यू मे बी सिटिंग विद द रॉन्ग पर्सन एट दिस मोमेंट या टुमारो यू विल बी सिटिंग विद समबडी एल्स उनके साथ आप इंटरव्यू कर रहे होंगे ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जानना भी जरूरी है आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई सही बात कौन कर रहा है तो आप क्या एडवाइस देंगे किसको किसी को भी अपने पहले आप एडवाइस दें अपने यंगर सेल्फ को देखिए हमारी एडवाइस सुनता कभी आजकल के जवान अरे हम है ना आप आपके न्यू मदाह देखें मेरी एडवाइस तो ये है कि देखो तुम्हारा जो फेथ है ना वो बिल्कुल पर्सनल चीज है और जितना पर्सनल होगा ना उतने ही ज्यादा आपका कनेक्शन आपके क्रिएटर के साथ जेन्युइन होगा ठीक है ना इफ यू आर साइलेंटली कम्युनिकेटिंग विथ योर गॉड इफ यू आर प्रेइंग विदाउट शोइंग पीपल दैट यू आर ए वेरी पायस पर्सन ये आ जाता है ना कि दिखाने के लिए वो कर रहे बहुत हैं कर रहे हैं लोग हाँ यही तो हो रहा है ना यही तो हो रहा है ना तो फेथ जो है ना इससे पर्सनल मैटर मेरा यकीन मैं यानी मेरा ख्याल है हो सकता है मे बी रॉन्ग ठीक है जी अब ये कि इन लव ऑफ गॉड इज बेटर देन फियर ऑफ गॉड समझे जब आप लव करते हैं ना किससे तो आपको उससे डर थोड़ी लगता है आप लव करते हैं तो फिर आप उसकी बात मानते भी हैं आप उसके कहने पे अमल भी करते हैं तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आजकल के जवान लोगों के साथ कि उनका क़िबला दुरुस्त करना की ज़रूरत है मेरे ख्याल में बहरहाल दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ अच्छा दूसरी चीज ये कि आप लोगों को सुनने का हौसला पैदा करें लोगों का ओपिनियन जो है ना आपको पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो आप उनको सुने जरूर ठीक है नहीं आप इसे बाहर ना हो जाए आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए और झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए ना वाई ए टॉक turns into a confrontation. This is not a good thing. अच्छा तीसरी चीज जो है ना वो ये है कि जब दुनिया में भेज ही दिया गया है आपको चाहे सजा के तौर पे भेजा गया हो या जजा के तौर पे भेजा गया हो ना तो दुनिया की जो चीजें हैं ना जो क्रिएशन है ना इट्स सो ब्यूटीफुल इट्स सो परफेक्ट आपकी बॉडी जो है ना उसमें जो मशीनरी लगी हुई है ना आपका निज़ाम हज़्म है निज़ाम भला आपके अंदर वो खून की माइल्स एंड माइल्स ऑफ रगें दौड़ रही हैं और खून दौड़ रहा है उसके अंदर आपका दिमाग जो है ना वो शोर कर रहा है 1 मिनट में सितारों में पहुंच जाता है 1 मिनट में यहाँ आ जाता है 1 मिनट में उधर चला जाता है तो ये नेचर तो नेचर में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई अच्छी लगती हैं एक नज़र में कुछ ऐसी हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं मिसाल के तौर पे आपके फेफड़े नज़र नहीं आ रहे हैं आपको लेकिन वो फेफड़े का काम जो है ना और उसकी जो बनावट है ना और उसकी जो वर्कमैनशिप है ना उसके अंदर वर्कमैनशिप नहीं वर्क गॉडशिप हाँ तो वो जो है ना उसको मार्वल तो
ये चीज़ें इनमें दिलचस्पी लें, नेचर में, और उसको एप्रिशिएट करें और खुश रहें यार। जब आप खुश रहेंगे ना, तो दूसरों को भी आप खुश करेंगे। आप खुश रहना सीखें। आपने कैसे सीखा? भाई हमने सीखा क्या? ऑब्जर्वेशन से सीखा है। गुस्सा तो मुझे भी आता है, बहुत आता है गुस्सा। और यानी शॉर्ट टेम्पर होना दूसरी बात है, लेकिन गुस्से में कोई हमेशा गलत बात आप नहीं करते हैं, आप सही बात भी करते हैं गुस्से में। तरीका थोड़ा अलग इसी होता है। तरह से आप बहुत नरमी से कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं करते, समझे आप ऐसा अंडरकट लगाते हैं, तंज कर देते हैं। हाँ तंज, वो ज्यादा बड़ा आपको जख्मी कर देता है तंज। भाई यही सब बातें हैं यार, कॉमन सेंस की बात है। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करें, इंसानियत पे बिलीव करें। हमारे जो आइडल हैं वो अदीबुल हसन रिजवी हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, रुतफाव हैं। ये जज्बा पैदा करें ना अपने अंदर। आपको पता है कि यहाँ पे क्या ज्यादती हो रही है 90% लोगों के साथ आपके शहर के अंदर हैं। उनको न पानी नसीब हो रहा है, ना उनको गैस नसीब हो रहा है, ना उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, ना उनके लिए इलाज की सहूलियतें हैं, समझा। और हमको एहसास भी नहीं होता है। मैं तो हर वक्त सोचता रहता हूँ उनके मुतालिक। आपने क्या लेकिन अब कंट्रीब्यूशन हाँ, किया? मैं कर नहीं सकता हूँ, समझे आप। यानी मेरे अंदर इतना हौसला या इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अदीब रिजवी की तरह अपनी लाइफ को बिल्कुल वो कर दूं, ठीक है ना। और फिर ये एहसास भी मेरे अंदर बहुत बाद में पैदा हुआ, और हर शख्स में होता भी नहीं। अदीब रिजवी या सत्तार ईदी के जैसा दिल भी तो हो ना हमारा, हौसला भी तो हो ना, हिम्मत भी तो हो ना। लेकिन हम अगर उनको अपना आइडल मानते हैं तो यही गनीमत है। मैं खुद गुनाहगार आदमी हूँ, मैं क्या बकवास करूँ। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल दुआ में याद रखेंगे। एक खास चीज है, दुआ में याद रखिए। और ये थी आज की कहानी, कराची की ज़ुबानी। इस शहर में हजारों लाखों कहानियां हैं, लेकिन आज के लिए एक कहानी ही काफी है। अल्लाह हाफिज, हम मिलेंगे किसी और कहानी में।